ने मोदी सरकार को 440 वोल्ट का झटका दे दिया, जिस ईडी के दम पर बीजेपी सरकार, चाणक्य, मोदी और शाह हर एक राज्य में सरकार गिराने का काम करते नजर आते थे, उस पर अब फुल स्टॉप लग गया है। आपको वो कहानी तो याद होंगे ना दोस्तों, जहां पर यह कहा जाता है कि राक्षस की जो जान है वो तोते में अटका पड़ा रहता है, और उसी तोते को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है ईडी के मामले में। क्या साफ किया? ईडी को साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप उन्हें कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश नहीं कर सकते जो खुद ईडी या पीएमएलए के मामले में आरोपी हैं। यानी बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की गंदी राजनीति या ईडी सीबीआई वाली राजनीति पर जोरदार प्रहार किया गया है। दोस्तों, मोदी जी को पंगु बनाने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट जो है जुट गया है, और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक आदेश दिया है, जो ऐतिहासिक टिप्पणी की है, उसके बाद बीजेपी आला कमान जो है वो पंगु हो चुके हैं, क्योंकि अब ईडी का इस्तेमाल वो सुप्रीम कोर्ट के आगे या किसी भी कोर्ट के आगे नहीं कर सकता। ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक टिप्पणी पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ आदित्य। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, आपको पता होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह ईडी का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे लगातार कहती रही कि ईडी मोदी का वो सबसे बड़ा शस्त्र है जिसका इस्तेमाल करके विपक्ष को घायल करने की कोशिश मोदी जी लगातार करते रहे, लेकिन अब उस पर जो है विराम चिन्ह सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपके किसी केस में, ईडी से कहा कि आपके किसी केस में कोई आरोपी है और उसी आरोपी को बाद में आप सरकारी अप्रूवर बना लेते हैं, आप उसे सरकारी गवाह बना लेते हैं, और फिर उन्होंने जिनका भी नाम लिया है आप उन्हें गिरफ्तार करते हैं और उन्हें बाइज्जत छोड़ देते हैं, बाइज्जत बरी कर देते हैं। ऐसा अब नहीं चलने वाला है। ईडी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। अब देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया, वी हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट व्हेन एन अक्यूज्ड इज अंडर कस्टडी अंडर पीएमएलए irrespective of the case for which he is under custody, any statement under section 50 to the same investigating agency is inadmissible against the maker। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जब कोई आरोपी पीएमएलए के तहत हिरासत में है, चाहे वो किसी भी मामले में हिरासत में हो, उसी जांच एजेंसी के समक्ष धारा 50 के तहत दिया गया कोई सा भी बयान उसके खिलाफ अस्वीकार्य है। यानी आप किसी आरोपी को जब गिरफ्तार करते हो, यानी ईडी जब किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है, तो ईडी के सामने वो जो कुछ भी कहते हैं उसके बलबूते पर ईडी को जांच करनी है, कार्रवाई करनी है, सबूत इकट्ठा करना है और उन सबूतों को कोर्ट के आगे पेश करना है। और जिन आरोपी को आप पहले आरोपी बनाते हैं और बाद में आप उसे सरकारी गवाह बना करके सुप्रीम कोर्ट के आगे या किसी भी कोर्ट के आगे पेश करेंगे, उस आदमी का, उस प्राइम सस्पेक्ट का, उस आरोपी को आप जब अप्रूवर बना के कोर्ट के आगे पेश करेंगे तो उनके बयान कोर्ट के आगे अस्वीकार्य है, यानी इनवैलिड है। उनके किसी भी बयान को एक्सेप्ट कोर्ट के आगे या कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत बड़ा झटका दोस्तों, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से किसी भी आरोपी, अरविंद केजरीवाल का मामला देख लीजिए, के कविता भी उसी मामले से जुड़ी हुई है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत पर हामी भर दी, उन्हें जमानत दे दी, साथ में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ईडी जिस तरह के कामकाज को अंजाम दे रही है उसे स्क्रूटिनी करने की, उसमें पारदर्शिता लाने की बहुत जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने साफ तौर पर कह दिया कि आप उन्हें कोर्ट के आगे गवाह नहीं बना सकते जो खुद इस केस में या जो खुद पीएमएलए की केस में आरोपी हो। उनके दिए गए बयान जो है वो कोर्ट में स्वीकार्य नहीं है। अब दोस्तों, आप जरा स्क्रीन पर
नजर डालिए। 11 फरवरी 2023 राघव रेड्डी यानी मागुंटा रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी को हिरासत में लिया जाता है। सीबीआई और ईडी हिरासत में लेती है और राघव रेड्डी जो है वो के कविता और अरविंद केजरीवाल का नाम जो है लीकर्स कैंप में ले लेते हैं। और राघव रेड्डी जो कि प्राइम सस्पेक्ट है, जिनकी गिरफ्तारी होती है, उन्होंने जैसे ही के कविता और अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, उन्हें छोड़ दिया जाता है। यानी प्राइम सस्पेक्ट को सरकारी गवाह बना करके ईडी ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि मागुंटा रेड्डी के दिए गए बयान जो है वो कोर्ट में अस्वीकार्य है। यानी मागुंटा रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी के दिए गए बयान का कोई भी एक्सेप्टेंस इस कोर्ट में नहीं करने वाले हैं हम। दोस्तों अब आप जरा देखिए, आपको मैं बता देती हूं कि मागुंटा रेड्डी जो है ये पहले वाईएसआर कांग्रेस में थे, यानी आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। जैसे ही 11 फरवरी 2023 को उनके बेटे को उठाया गया, हिरासत में लिया गया, उसके बाद उन्होंने अपना बयान लगातार वो बदलते गए। अब देखिए आपके स्क्रीन पर साफ तौर पर केजरीवाल ने अदालत में क्या कहा था। केजरीवाल ने दिल्ली की अदालत में कहा था कि मागुंटा रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया था। उन पर प्रेशर डाला गया। 11 फरवरी 2023 को जब उनकी बेटे को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद मागुंटा रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया था। जब उनके बेटे को 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा, तब जाकर के, पहले वो अरविंद केजरीवाल या किसी के खिलाफ भी बयान देने को राजी नहीं थे, लेकिन जब बेटे 5 महीने तक जेल के अंदर रहे तो मागुंटा रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने अपना बयान बदला 16 जुलाई 2023 को और उन्हें 18 जुलाई को ही रिहा कर दिया गया। यानी पिता मागुंटा रेड्डी ने जब 16 जुलाई को अपना बयान बदला तो 18 जुलाई को उनके बेटे को बाइज्जत बरी कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। अब दोस्तों अब जरा इस पर नजर डालिए कि वो पहले वाईएसआर में थे मागुंटा रेड्डी। जब इस तरह के उनके बेटे पर केस चलता रहा, बेटे लगातार 6 महीने तक हिरासत में रहे, फिर राघव रेड्डी ने और मागुंटा रेड्डी ने अपना बयान जो है वो केजरीवाल और के कविता के खिलाफ अब एक तरह से कह सकते गवाह देते हुए नजर आए और बाद में आरोपी को रिहा कर दिया जाता है। और मागुंटा रेड्डी पर इस तरह से बीजेपी ने दबाव बनाया कि वो वाईएसआर कांग्रेस से रिजाइन देके 28 फरवरी 2024 को वो टीडीपी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी तो है नहीं आंध्र प्रदेश में, टीडीपी है जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उसमें वो शामिल हो जाते हैं। यानी आप मामले को पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरह से ईडी पहले किसी आरोपी को, जो कि मेन सस्पेक्ट है, वो किसी भी जाति से ताल्लुकात रखते हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो, उससे मतलब नहीं। स्कैम में पहले ईडी किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है, उसके बाद अपने मन मुताबिक नाम जिन पर ईडी का टारगेट है उनका नाम कहीं ना कहीं उस लिस्ट में शामिल किया जाता है, जिसको प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर वो गिरफ्तार करती है, ईडी हो सीबीआई हो। बाद में उनके मुंह से तमाम नामों को, तमाम मुख्यमंत्रियों, तमाम विपक्षी नेताओं के नामों को वहां पर फिट किया जाता है और उसके बाद जो प्राइम सस्पेक्ट है उसे तो छोड़ दिया जाता है और विपक्षी नेताओं के खिलाफ, तमाम मुख्यमंत्रियों के खिलाफ ईडी जो है कार्रवाई शुरू करती है। और इसी तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है। सोचिए दोस्तों, पहले आप किसी चोर को, जो कि चोरी करने के आरोपी हैं, आपने पहले उसे पकड़ा और फिर उसने कहा कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो राहुल गांधी ने किया, वो तो प्रियंका गांधी ने किया, तो आपने उसको छोड़ दिया। आपके पास सबूत है तभी आपने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम ले लिया और आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में आप दिखा रहे हैं कि सर इन्होंने कहा था इसलिए मैंने इन्हें गिरफ्तार किया, अब आप कार्रवाई कीजिए, तो भाई कोर्ट क्यों मानेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप किसी को भी आरोपी के तौर पर गिरफ्तार करेंगे और वो किसी और का नाम ले लेगा, फिर आप उस आरोपी को छोड़ के उन्होंने जिनका नाम लिया उसको पकड़ के कोर्ट में लेके आओगे और आप कहोगे कि हम उसे सजा दे, हम उसे बेल ना दे, ऐसा संभव नहीं है। दरअसल के कविता के लिए भी और केजरीवाल के लिए भी कोई भी चार्जशीट ईडी अभी तक फाइल सही तरीके से नहीं कर पाई। ना सीबीआई ना ईडी, दो जांच एजेंसियों ने मिलकर के भी इनके खिलाफ सबूत जुटाने में अक्षम रही।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये जो ईडी और सीबीआई का जो गुंडाराज चल रहा है, इसे अब खत्म करने की जरूरत है। आप आरोपी जो है उसको अब फाइनल अप्रूवर बना करके आप उसे सरकारी गवाह बना करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे और आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस है नहीं, ऐसे में हम बेल देने से किसी को रोक नहीं सकते। यानी बड़ा प्रहार जो है, राक्षस की जान जो तोते में अटका है ना, उसी तोते को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर आपकी राय क्या है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से स्वागत करते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और शायद मैं भी आपको बताने में सक्षम रही कि किस तरह से ईडी ये गंदा खेल खेल रही थी। तो इस विषय पर आपकी टीका टिप्पणी जो भी है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ निष्पक्ष तरीके से आप तक पहुंचाने की हिम्मत देशनीति रखता है तो देशनीति का साथ दीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।